हेलो फ्रेंड, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ईरान रिवोल्यूशन। आइए आज हम ईरान रिवोल्यूशन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ईरान एक ऑयल रिच कंट्रीज है और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई। उस ऑयल की डिस्कवरी के बाद यहाँ पे हमें एक स्ट्रगल देखने को मिला ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बीच में, जिसमें कि ब्रिटेन ने बाजी मारी और इन्होंने ईरान के ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल किया। और इस कंट्रोल करने के चक्कर में इन्होंने जो ईरान के अंदर पहले से जो इसकी सत्ता थी उसको हटाया और एक पहलवी डायनेस्टी जो ब्रिटेन के सपोर्ट से वहाँ पे आई और एक पावरफुल जनरल रेजा खान ईरान के शाह बने। शाह ईरान में एक सुप्रीम लीडर को बोला जाता है जिसके हाथ में सारी पावर होती है। ये रेजा खान हैं ईरान के, जो 1921 में ब्रिटेन के सपोर्ट से वहाँ के शाह बने थे। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में एक वेस्टर्न टाइप सेकुलर गवर्नमेंट बनाई थी। ईरान पहले एक शिया टाइप गवर्नमेंट थी, पर इन्होंने एक वेस्टर्न टाइप सेकुलर गवर्नमेंट इसमें बनाई। इन्होंने इसमें कुछ रिफॉर्म्स भी किए, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी लाए। और इन्होंने इसमें वुमेंस के लिए बहुत अच्छे रिफॉर्म्स थे, जैसे कि इन्होंने इस्लाम के जो ट्रेडिशनल क्लॉथ थे इस पर पाबंदी करी। कोएड स्कूल्स में शुरुआत करी जिसमें सेपरेशन ऑफ द सेक्सेस होता था, वो इन्होंने बंद किया। और जो वुमन हिजाब पहनती थी वो इस पर इन्होंने रोक लगाई। और सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में रखी। और इनका रूल एक तरह से तानाशाही वाला रूल था, पर इनके विरोध में जो वहाँ के धर्मगुरु थे उन्होंने इनका अपोज किया। पर क्योंकि इनके हाथ में सब पावर थी तो इनके ज़्यादा विरोध वे कर नहीं पाए। एक फेमस 1935 में कई सारे लोग मारे गए एक रेबेलियन में, पर इन्होंने वो उस रेबेलियन को क्रश किया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1941 में ऐसा देखने को मिला कि रेजा खान नाजी जर्मनी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। सो जो एलाइड ब्रिटिश फोर्सेस थी और सोवियत ट्रूप ने इनको हटाया और इनके बेटे को ईरान का शाह बना दिया 1940। उसके बाद ईरान में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम था मोसादेक। ये मोसादेक हैं। इन्होंने क्या किया, 1959 में जो ब्रिटिश डोमिनेटेड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी उसको ईरान से भगाया और इन्होंने ईरान के जो नेशनलाइज कर दिया हर पेट्रोलियम रिजर्व को, जिससे कि ईरान फॉरेन पावर से फ्री हो सके। और 1952 में इन्होंने सब एंग्लो ईरान कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और एक नेशनल हीरो बने। पर ब्रिटिश इनके इस एक्शन से खुश नहीं थे और उनको इसमें गुस्सा आया बहुत ज़्यादा इनके ऊपर। और इन्होंने MI6 जो ब्रिटेन की एक खुफिया एजेंसी और CIA जो USA की खुफिया एजेंसी है, इन्होंने इनके खिलाफ एक कू अरेंज किया 1953 में। और ये कू में अपने सक्सेस भी हुए। और क्या किया इन्होंने, इस कू के बाद इनको हटा दिया गया और मोहम्मद रेजा पहलवी जो 1941 में बनाए थे उनको और स्ट्रेंथन किया उनके मोनार्कियल रूल, तो जैसे कि ये अपना फ़ायदा उसमें से निकाल सके। अब हम देखते हैं जी वाइट रिवोल्यूशन और जो शाह ने या शाह पीपल रिवोल्यूशन जो 1963 से 1978 में चला, जो मोहम्मद रेजा साहब पहलवी ने लॉन्च किया, जो ब्रिटेन की सहायता से अब तक गद्दी पर बने हुए हैं। और उन्होंने एक वाइट रिवोल्यूशन लॉन्च किया, जिस वाइट रिवोल्यूशन के मुताबिक क्या था, इन्होंने ईरान के अंदर एक ऐसे रिफॉर्म्स प्रोग्राम शुरू करे जिससे कि ये जो उन क्लासेस जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे उनको ये वीक कर सके। तो इन्होंने एक प्रोग्राम यूज़ किया रिफॉर्म्स का। वो एक सेवरल एलिमेंट्स के सबसे ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने यूज़ किया, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स करना इनके लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता जो किसानों और पीसर्स के हाथ में जाए, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनके हाथ से लैंड निकलना चाहिए। इन्होंने जो स्टेट ओन फैक्ट्रीज थी उनको थोड़ा बहुत सेल किया, प्राइवेट ओनरशिप लाई, जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स को फाइनेंस कर सके। वुमेंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी, जिसमें कि वुमेंस अपने इलेक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सके। और जो फॉरेस्ट थे और पेस्चर जो ईरान की ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको इन्होंने नेशनलाइज किया। और जो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम भी लॉन्च करी इन्होंने वर्कर्स के लिए इंडस्ट्री में। ऑयल मेजर ऑयल इंडस्ट्री भी डेवलप करी, जिसके अंदर वहाँ ऑयल फाइनेंस के अंदर बूम भी देखा गया। और एक इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन विथ वेस्टर्नाइजेशन भी शुरू किया, इंस्टीट्यूशंस बनाए और इसी तरह का वहाँ पे कल्चर डेवलप किया। पर जो इन्होंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाइट रिवोल्यूशन ने एक नया सोशल टेंशन ईरान के अंदर उस टाइम जन्म ले चुका था। ये अब हम देखते हैं, ये आयतुल्लाह खमानी है, ये एक शिया धर्मगुरु है और इनका राइज हम देखते हैं। ये इन्होंने शाह के इन फैसलों का विरोध किया और ये ज़्यादातर उन रिफॉर्म्स के को अपोज करते जिसमें ज़्यादातर वुमेंस की राइट्स के, या इन जो शाह ने इलेक्शन कराते थे उसको ये फेक बताते थे कि शाह अपनी पावर का अब्यूज़ करते हैं, किसी को भी उठा के PM बना देते हैं, कभी चाहते हटा देते हैं। और इनको शाह ने अरेस्ट किया। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद इनको इराक भेज दिया गया।
और इराक के बाद ये फिर फ्रांस चले गए वहाँ से। सबसे ज़्यादा पीपल शाह के जो करप्ट गवर्नमेंट से उससे ज़्यादा परेशान थे, और शाह ने वेस्टर्न एजुकेशन तो लॉन्च कर दी, पब्लिक को पढ़ा दे लिखा दिया, पर उनको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा। तो जब एम्प्लॉयमेंट उनके हाथ में नहीं आया, और इससे क्या सोशल एक इनइक्वालिटी उनके अंदर आ गई, और ये ऑयल प्रॉफिट जो था, जो ऑयल बूम की वजह से आया था, वो जो ईरान के जो वल्नरेबल सेक्शन के सोसाइटी तक वो उन तक पहुंच ही नहीं पाए। और जो सोशल रिफॉर्म शाह ने किए थे वो वहाँ की जो कंजर्वेटिव सोसाइटी ईरान थी उसने ज़्यादा पसंद नहीं करे, और लोगों को ऐसा लगता कि ईरान शाह के रूल में एक कॉलोनी बनकर रह गया यूएसए का, जो सिर्फ यूएसए की ज़्यादातर वो रह गए, पपेट बनकर रह गए। अब एक्शन क्या लिए शाह ने प्रोटेस्ट के खिलाफ। शाह ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एब्लोश कर दिया, और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनकी थी एक रिसर्जेंट पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ वही अलाउ की फंक्शन करने के लिए, और इस मीडिया पे इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और पुलिस और आर्मी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर पर क्रैकडाउन करती थी, पर इस पॉलिसी ने और लोगों को भड़का दिया, और लोगों को गुस्सा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे, और मार्शल लॉ भी ईरान के अंदर लागू कर दिया, जिसमें कि प्रोटेस्टर्स को जिंदा गोली मार दी उन्होंने। और शाह को यूएसए ने भी बोला कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं, इससे कि वहाँ की जनता और ज़्यादा भड़क गई शाह के खिलाफ, और स्ट्राइक्स और सिविल अनरेस्ट ने पूरे देश को झकझोरता रख दिया। और इससे दुखी होकर शाह ने 16 जनवरी 1979 को उनकी फैमिली ईरान छोड़कर इजिप्ट में चली गई, और वहाँ जाके एग्जाइल ले लिया। ये आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो है, ये अपनी वाइफ के साथ ईरान को छोड़ रहे हैं 16 जनवरी 1979 को। जब शाह यहाँ से चले गए तो उन्होंने बख्तियार जो इनके खास थे उनको पीएम घोषित किया, और खुमानी 1 फरवरी 1979 को ईरान से जो एग्जाइल था वो फ्रांस में रह रहे थे वो वहाँ से वापस आए, जिसको बहुत सारे लोगों ने ग्रीट किया, और ग्रीट करने के चक्कर में वहाँ पे स्टैम्पेड भी हुआ जिसमें लोग मारे भी गए, वो एक अलग टॉपिक है, पर खुमानी अब ईरान के अंदर आ चुके थे। खुमानी ने अपने आदमी मेहदी बजरगी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो इन्होंने सरकार स्थापित की, इंतरिम गवर्नमेंट की, ये हैं वो जो शपथ ले रहे हैं। पर जो बख्तियार थे जो शाह ने बनाए थे, उन्होंने बोला कि मैं ही एक लेजिटिमेट ईरानियन गवर्नमेंट हूँ। इसके बीच में बख्तियार ने कंट्री वाइड कर्फ्यू और मार्शल लॉ लागू कर दिया, पर खुमानी और अपने सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ने के लिए उनको सलाह दी कि आप कर्फ्यू वर्फ्यू को कुछ मत मानिए। इसके वजह में जो आर्म्ड फोर्सेस थे ईरान के, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डिमोरलाइज हो चुके थे, ना उनको पता था किसे डिसीजन लेना है किसे डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कंट्री के अंदर क्योसनेस थी, तो उन्होंने एक तरह से न्यूट्रलिटी मेंटेन करी। इस न्यूट्रलिटी के चक्कर में बख्तियार को समझ में आ गया कि अब ईरान के अंदर उनका शासन नहीं चलने वाला है, तो बख्तियार ईरान छोड़कर फ्रांस में चले गए। अब हम देखते हैं कुछ आफ्टर मैथ ईरान रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। ज़्यादातर लोगों ने 98% लोगों ने नए संविधान के लिए वोट किया, और एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनकर उभरा। वैसे लोगों की इच्छा नहीं थी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाने की, अर्लियर प्रोटेस्ट तो हुए थे किसी और कारण की वजह से, पर ये इसने एक इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में इसने एक रूप ले लिया, और एक सुप्रीम लीडर की पोस्ट एक क्रिएट हुई। जो सुप्रीम लीडर के पास इतनी पावर थी कि वो ईरान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर सकता है, और कोई भी अपॉइंटमेंट बड़ी पोस्ट पे लिए, जज, चीफ जस्टिस, ये आर्मी जनरल वगैरह, ये सब उसके परमिशन के बगैर नहीं अपॉइंट होंगे। और शरिया लॉ लागू कर दिया गया ईरान के अंदर, और एक एलाइड फोर्सेस जो मेन आर्मी से कट के बनाई गई, जिसको बोलेगा ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। उस ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का ज़्यादातर काम, जो इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसको लागू कराने के लिए ज़्यादातर उसका काम देखने को मिला है। और शाह के जो ज़्यादातर डिसीजन थे जैसे पॉलिटिकल या सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, उनको सब वापस ले लिया गया, और ह्यूमन्स राइट ज़्यादातर एबॉलिश कर दिए गए, और कंपलसरी विलिंग डन कर दी गई, जहाँ थी यानी कि पर्दा सिस्टम जो शाह ने कभी हटाया था वो दोबारा से इन्होंने लगा दिया है। और इस रिवोल्यूशन ने कुछ करा ना करा हो, ना तो कोई मॉडर्न सोसाइटी ईरान के अंदर बनी, ना कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, ना कोई नई विचार आया, और इसने दोबारा से ईरान के अंदर उन्हीं धर्मगुरुओं को वापस से सत्ता में ला दिया जो कभी पहले भी जो डायनेस्टी थी ईरान के अंदर जिसने ख़त्म किया था, ये दोबारा से इस रिवोल्यूशन ने इनको ही वापस ला दिया धर्मगुरु में। तो ऐसा इस रिवोल्यूशन ने कोई ज़्यादा ईरान के लिए कोई ज़्यादा अच्छा खास काम नहीं किया है। ये सब थी ईरानी रिवोल्यूशन के बारे में। अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।